गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखे तो वो भी देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम जल्दी इस क्लास का रिविजन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 6th एपिसोड के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों मात्रों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो इसका संबंध है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। चारों से हो गया चार बहनें संबंधित थी मणिपुरी क्लासिकल डांस से, और ये थी। तो ये चार बहनों के नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, और जो भी जिनके पीछे भी देवी लगा हो, जैसे एल्बिनो देवी, इंद्रावती देवी, तो ये भी मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित। और गुरु विपिन सिंह, जो गुरु और सिंह है वो भी मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये है अनुच्छेद 64 में, और अनुच्छेद 63 इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद होगा। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा करवाया था? 1602 में करवाया था। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। और 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक को एसबीआई में कन्वर्ट किया था गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में। कांसा किससे निर्मित होती है? तो ये सीयू कॉपर और एसन कॉपर और टीन से निर्मित होती है। अब है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भरतनाट्यम का गुरु किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो तमिलनाडु से संबंधित है, और इसका गुरु कहलाता है नट्टू वनार। गुरु या शिक्षक होता है नट्टू वनार। और इसकी जानकारी, भरतनाट्यम की जानकारी हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। शिल्पाधिकारम जो कि तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और इसके राइटर है इलिंगो एदिगल। और अभिनय दर्पण, इसके राइटर है नंदी केसवर। और कटहस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों से ओम की आकृति बना दी जाती है। और कटका हस्त मुद्रा, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो भरतनाट्यम को ही सादिरट्टम कहा जाता है, दासी अट्टम। दासी जो मंदिर में होती थी, तो यह मंदिरों को समर्पित डांस था। और इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं, और पहले स्टेप को अलारिपू कहते हैं जिससे भरतनाट्यम की शुरुआत होती है। और अंतिम स्टेप जिसमें भरतनाट्यम का अंत होता है उसको कहते हैं तिल्लाना। और इसमें 3 नृत्य शैली हैं, लेकिन 6 स्टेप हैं। और 3 नृत्य शैली हैं कलाक्षेत्र, वुझुवर और कलामंडलम। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर कब रोक लगाई गई थी? तो रोक लगाई थी 1910 में, लेकिन पंडित नेहरू ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित या रिवाइव किया था। और भरतनाट्यम में चित्र किसका बनता है? तो चिदम्बरम टेम्पल का चित्र यहाँ पर बनाया जाता है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसका संबंध है शैव धर्म से। और इसमें कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है, और कर्नाटक संगीत के फादर पुरंदर दास को माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में होता है कथक, और कथक में हिंदुस्तानी संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसमें योग और नवरोज को कब शामिल किया गया था? 2016 में। और 2008 में पहली वैदिक जप को शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में, छऊ को 2010, और इसी समय कालबेलिया डांस जो राजस्थान का राजकीय डांस है, और मुदियेट्टू जो केरल का डांस है, तो इनको भी शामिल किया गया था। और टोटल भारत में ICH की संख्या है 15, और पहली थी वैदिक जप परंपरा 2008 में। और रम्मान नाटक जो उत्तराखंड का नाटक है 2009 में। दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2021 में। और 15वीं गरबा डांस को 2023 में शामिल किया गया था। मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट होता है आत्मरक्षा के लिए किया जाने वाला डांस। और थोड़ा मार्शल आर्ट ये हिमाचल प्रदेश में बैसाखी के दिन होता है। हुयेन लैंगलोन मार्शल आर्ट ये मणिपुर में होता है। स्काई मार्शल आर्ट ये जम्मू कश्मीर में। गतका मार्शल आर्ट पंजाब में होता है। और कलारियापट्टू मार्शल आर्ट ये केरल में होता है। और मदर ऑफ मार्शल आर्ट इसी को कहा जाता है। और इससे संबंधित एक एक्टर भी हैं जिनका नाम है विद्युत झामवाल। थांगटा मार्शल आर्ट ये मणिपुर से संबंधित है। इम्बुआई कुश्ती ये मिजोरम से संबंधित है। मर्दानी मार्शल आर्ट महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। काथी सामू आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सिलम्बम जहाँ पर भी सिल मिल दिखाई देता वो होगा तमिलनाडु। सरित सरक ये होता है मणिपुर से। लाठी पंजाब और पश्चिम बंगाल से संबंधित होता है। मुष्टि युद्ध बनारस का मार्शल आर्ट है। मल्लखंभ
मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और मल्ल युद्ध दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित है। और हरियाणा में जो कुश्ती होती है उसको भी प्राचीन नाम मल्ल युद्ध ही है। फोर्थ क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? क्षैतिज ये पंक्तियाँ होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनको कहते हैं रैंक। और जो ऐसी होती हैं ऊर्ध्वाधर होती हैं उनको कहते हैं फाइल। तो रैंक की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल बॉक्स बने होते हैं 64। इनमें से 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जिनको 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। सेकंड व्यक्ति थे देवेंद्र बरुआ जो सेकंड ग्रैंड मास्टर थे। थर्ड ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से। और सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर ये बना है डी गुकेश जो अभी हाल ही में बने हैं। प्यादा इसमें सीधी चाल चलता है जो 2 चाल चलता है, लेकिन घोड़ा इसमें तिरछा और 2.5 चाल चलता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2.5 चाल कौन चलता है, तो ये घोड़ा और 2 चाल प्यादा चलता है। बॉक्सिंग में कैटेगरी कितनी होती हैं? तो मेल कैटेगरी में बॉक्सिंग की 8 कैटेगरी होती हैं और फीमेल में 5 कैटेगरी होती हैं। और तो मेल की 8 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो मेल में सबसे छोटी कैटेगरी है फ्लाई वेट जो 52 केजी की होती है। उससे बड़ी होती है फेदर वेट, इसमें 5 प्लस करके तो 57 केजी की। लाइट वेट ये होती है 63 केजी की। वेल्टर वेट ये होती है 69 केजी। मिडल वेट होता है 75 किलोग्राम। 6वीं है लाइट हैवी वेट 81 किलोग्राम। हैवी वेट 91 और सुपर हैवी वेट 91 से ज़्यादा चाहे कितना भी हो तो उसको सुपर हैवी वेट कैटेगरी में रखा जाता है। और महिलाओं में 5 कैटेगरी होती हैं और सबसे कम होता है फ्लाई वेट 51 किलोग्राम। और सबसे अधिकतम होता है मिडल वेट 75 किलोग्राम जो सबसे भारी होती है। बॉक्सिंग रिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है छोटी और एक होती है बड़ी। छोटी का आकार होता है 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर और बड़ी होती है 6.1 इंटू 6.1 मीटर स्क्वायर। 6वां क्वेश्चन है, एसएस कप का संबंध किससे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है और ये एक टेस्ट सीरीज है। आगा खान कप ये हॉकी से संबंधित है। यूएस मास्टर्स ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित और ये मेल का होता है। और फीमेल के लिए बैडमिंटन में होता है उबेर कप। उबेर कप का संबंध है फीमेल से और थॉमस कप का संबंध है मेल से और ये दोनों ही बैडमिंटन के कप हैं। अन्य कप कौन कौन से हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप हैं सुधीरमन कप जो बैडमिंटन की नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी होती हैं। चड्ढा कप, अग्रवाल कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप और सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो ये सभी होते हैं बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 75 के पार्ट 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसा इसमें कहा गया 74 में। मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती और ये प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? उत्तरदायित्व का मतलब है सरकार और विधानमंडल दोनों ही भंग हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये होता है 75 के पार्ट 3 के तहत। 8वां क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल यह महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और इसके लिए योग्यता क्या है? 5 वर्ष जज रहा हो हाईकोर्ट में या 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकील रहा हो। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो ही योग्यता अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बनने की है। एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है या भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और इसका कार्यकाल और वेतन दोनों ही अनिश्चित है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको अपने पद पर रख सकता है और इसको जितना चाहे उतना ही वेतन दे सकता है। तो ये दोनों ही अनिश्चित हैं। और पहले एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एमसी शीतलवाड़ थे और वर्तमान में है आर वेंकट रमणी।
अनुच्छेद 78 इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होंगे। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 78 में। सीटों का समायोजन का आधार वर्तमान में कौन सी जनगणना है। तो यह है 1971 की जनगणना, और नेक्स्ट जो सीटों का समायोजन होगा वो 2026 में होगा। संसद का वर्णन किसमें किया गया है 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में और विधानसभा का 169 और सीटों का समायोजन 170 में। और यहाँ पर संसद में सीटों का समायोजन अनुच्छेद 82 में कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान। तो संसद की सीटों का प्रावधान, सीटों का समायोजन 82 में, और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन तो ये अनुच्छेद 170 में कहा गया है। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। अकबर की शासन सभा या सिंहासन कहाँ पर स्थित था। तो अकबर का सिंहासन था आगरा में, और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिनको नवरत्न कहा जाता है। सबसे पहले थे बीरबल, जिनका वास्तविक नाम था महेश दास, और दीन इलाही धर्म जब 1582 में शुरू किया गया था तो एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था वे थे बीरबल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, जिसके 3 भाग थे। पहले भाग में अकबर के वंशज का वर्णन किया गया है, दूसरे में अकबर के शासनकाल का, और तीसरे भाग में अकबर की नीतियों का, और तीसरे भाग को ही आइन ए अकबरी कहते हैं, जिसके आगे 5 भाग हैं। फैजी अबुल फजल का भाई था और ये एक मैथ टीचर था, और ये एक डॉक्टर या चिकित्सक भी था। टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री था, और अकबर के दरबार से पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम करके आया था, और इसी ने 10 साला प्रथा को शुरू करवाया था। अब्दुर्रहीम खान की उपाधि थी, और अब्दुर्रहीम ये बैरम खान का बेटा था। और बैरम खान जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें अकबर का संरक्षक था बैरम खान, लेकिन 1560 में बैरम खान को देश निकाला दे दिया गया था, और उनकी पत्नी थी सलीमा, और पत्नी सलीमा से उन्होंने विवाह कर लिया था, और अब्दुर्रहीम खाना सलीमा का ही बेटा था या बैरम खान का बेटा था। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, और एक दरबारी कवि था, और इसकी समाधि ग्वालियर में है, और ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मियाँ की मल्हार। नेक्स्ट 7वां व्यक्ति है मान सिंह सेनापति होता था। मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीउद्दीन ये दोनों ही अकबर के महत्वपूर्ण सलाहकार होते थे। तो ये थे अकबर के नवरत्न। अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण कितने आधार पर होता था। जो 4 प्रकार से होता था। सबसे पहले होता था पोलज होती थी सबसे उपजाऊ भूमि, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष फसल उगाई जा सकती थी। फिर आती थी परती 1 या 2 साल के भीतर इसमें खेती हो जाती थी। फिर आती थी चाचर, जिसमें 3 या 4 साल तक जो खाली पड़ी रहती थी, और फिर कभी कभी फसल हो जाती थी। लेकिन बंजर पर कभी भी खेती नहीं होती थी, वह ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो पोल्ज, परोती, चाचर और बंजर या छाछर इसको कहते हैं, और ये 4 आधारों पर भूमि का विभाजन किया गया था। और तंबाकू की खेती अकबर के द्वारा ही शुरू की गई थी, और अकबर के दरबार में आया था बर्निल जो पुर्तगाली था, वो ही ये तंबाकू लेकर आया था। तो इससे ही प्रभावित होकर अकबर ने तंबाकू की खेती करना शुरू करवाया था, लेकिन तंबाकू की खेती को बंद जहांगीर ने करवा दिया था। अकबर की राजस्व प्रणाली का नाम क्या था। तो इसको कहते हैं जब्त या जब्ती प्रणाली, और ये विकसित की थी टोडरमल ने। और मुगलों से पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में जाकर आया था, और 10 साला प्रथा भी इसी ने शुरू करवाई थी। और 10 साला प्रथा का मतलब क्या है, 10 साल तक भूमि का विवरण कर दिया जाता था कि भूमि से कितना टैक्स लिया जाएगा, और 10 साल तक इसको लागू किया जाता था। राजा भारमल ये अकबर का ससुर था। राजा मानसिंह अकबर का सेनापति था। और भारत में ज्योतिर्लिंग की संख्या है 12, और उत्तर प्रदेश में से एक ज्योतिर्लिंग है जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, और काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण ये टोडरमल ने करवाया था। और टोडरमल ने ही भागवत पुराण का फारसी में ट्रांसलेशन भी करवाया था। और अपना किला महल भी इसने ही बनवाया था सीतापुर में। और 1582 में 10 साला व्यवस्था को शुरू किया गया था, जिसमें भूमि का विवरण 10 वर्ष के लिए होता था। और हालदा फेस्टिवल
या हल्दा फेस्टिवल ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में गर्मियों का पहला मानसून आता है? तो गर्मियों का पहला मानसून, तो ये है ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आता है पश्चिमी घाट या केरल, दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 85%। मानसून का मैदान, मानसून का लौटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्वर्तन। वेस्टर्न घाट में बारिश कब से कब तक होती है? जून से सितंबर के मध्य तक होती है और हवाएं अरब सागर से मुख्य भूमि की ओर चलती हैं। 14वां क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होती है? तो ये कर्नाटक राज्य में होती है, लेकिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया जाता है मेघालय में, लेकिन यहाँ पर पूछा है वर्षा। तो बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम ये होती है कर्नाटक में, जो कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, केरल में इसको कॉफ़ी सावर, और असम में इसको बोडो ईसिला के नाम से जानते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको नॉर्वेस्टर्स और मैंगो शावर या आम्र वर्षा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया में इसको मैंगो शावर या आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और ये वर्षा फलों के पकाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो ये करता है केरल या पश्चिमी घाट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो बैंक की कॉपी होती है उस पर लिखा होता है आईएफएससी कोड। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। NEFT इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और इसमें कम से कम 1 रुपया और अधिकतम कितने भी रुपए ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और इसमें कम से कम 2 लाख रुपए ही भेजे जा सकते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश अभी हाल ही में बना है फ्रांस, और पहला दक्षिण अमेरिकी देश ये बना है पेरू। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म होती है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में एकीकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में एकीकृत बैंकों की संख्या है 12, और पहली बार भारत में राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, और इसमें RBI के गवर्नर थे LK झा। और जमा राशि 50 करोड़ या इससे ज़्यादा हो तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था, और इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, और इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और जिनकी जमा राशि 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसमें RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 12, उनके नाम क्या क्या हैं? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूनियन बैंक। तो ये 12 भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग का मान हो जाएगा 16 गुना, और इसका हम वर्गमूल कर देंगे 256 का, तो ये आ जाएगा 16 गुना। और जो गतिज ऊर्जा होती है वो चलती हुई चीज़ में होती है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर v 2 गुना करेंगे तो हम इसका वर्ग कर देंगे 4 ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर इसका वर्ग 3 करेंगे, अगर इसका वेग 3 होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा 9 हो जाएगी, और अगर 4 होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा 16 हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा जैसे चलती हुई गाड़ी, उड़ता हुआ जहाज और बहता हुआ पानी, इनमें होती है गतिज ऊर्जा। बांध के रुके हुए पानी में कैसी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, और गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों के मेल से मिलती है यांत्रिक ऊर्जा। रेखीय संवेग का वर्ग गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है, यानी कि जितनी गतिज ऊर्जा होगी उतना ही रेखीय संवेग का वर्ग होगा।
जिस अभिक्रिया में एक साथ उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया हो तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है। अपचयन अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन इसमें प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इसमें हो जाती है। तो ये होती है उपचयन और अपचयन, और दोनों एक साथ हों तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विली। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इलियम ही बड़ी आंत से छोटी आंत को जोड़ता है और प्रोटीन का पाचन सबसे पहले छोटी आंत में ही होता है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और आज का प्रश्न है जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।